अगर आज आप टॉपर से जाके बात करेंगे तो आपको यही सलाह देगा, करंट अफेयर्स पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज 2 जून है और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप डेली करंट अफेयर्स आज से शुरू कर दीजिए। आपके पास अभी भी वक्त है। अगर आज मेरे साथ बने रहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर मैं सारे करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा 2 जून के। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। वेलकम टू CAI। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष रैंकिंग पे है? IIT मद्रास, IIT जोधपुर, IIT बॉम्बे और IISc बेंगलुरु। इसका उत्तर है IISc बेंगलुरु। भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले स्थान पे है। ये रैंकिंग खास पैरामीटर्स पे की गई थी, जिसमें रिसर्च आउटलुक, मार्केट आउटलुक था और बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे इसको साथ में लेकर रैंकिंग तैयार की गई। और ये याद रखें, ये सिर्फ एशिया की रैंकिंग प्रोवाइड करती है। इसमें एशिया के सारे कॉलेज लिए गए थे। THE, इसको आप दा मत पढ़िएगा, इसको THE पढ़िएगा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंक को इसलिए THE बोलते हैं क्योंकि इसका पहले नाम था टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म THE हो गया है। इस रैंकिंग में सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की पहले स्थान पे, पेकिंग यूनिवर्सिटी वो भी चाइना की दूसरे स्थान पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पे, नॉनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी NTU सिंगापुर ये भी चौथे स्थान पे और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान ये 5वें स्थान पे। रैंकिंग का मतलब क्या है? रूस जैसे देश हैं, लेकिन इसमें 2 यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप की है, 2 यूनिवर्सिटी सिंगापुर की टॉप की है। 5वां स्थान रहा है जापान जैसे विकसित देश का। साउथ कोरिया भी इसमें नहीं है। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। IISc बेंगलुरु ने 32वां स्थान प्राप्त किया है, वो भी पूरे एशिया में। और भारत में इसका पहला। इस रैंकिंग में जापान के 119 विश्वविद्यालय शामिल किए गए, भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। मैं इसका मतलब बताता हूँ। रैंकिंग जब बनी तो इसमें इतने यूनिवर्सिटी थे जो बहुत सारे अंत तक रैंक किए गए। उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं थी। सबसे अच्छी रैंकिंग थी IISc बेंगलुरु की, भारत में टॉप पे थी। THE ब्रिटिश पत्रिका है, ब्रिटिश मैगजीन है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। तमिलनाडु में मैंग्रोव को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, संकटग्रस्त क्या होते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वर्ड आप समझते हैं, आप एक समझने की कोशिश करें कि ये खास ही इंस्टीट्यूट इसको बताता है। अगर आपने पहले करंट अफेयर्स मेरे देख रखे हैं तो आपको इसका उत्तर पता होगा। ये है IUCN। बताया है कि तमिलनाडु में जो मैंग्रोव्स हैं वो बहुत खतरे के स्थान पे हैं, उनको बचाना बहुत अनिवार्य हो गया है। और ये ना ही तमिलनाडु थे बल्कि श्रीलंका और मालदीव्स के मैंग्रोव भी खतरनाक स्तर पे पहुंच चुके हैं। ये तीनों को एक साथ बताया गया है। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्य यूनाइटेड किंगडम। तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव के मैंग्रोव को बहुत अधिक खतरे की सूचना मिली है और उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए ताकि उनको बचाया जा सके। मैंग्रोव्स को मैं समझा देता हूं कि एक पेड़ होते हैं जो तटीय स्थलों पे होते हैं। मान लीजिए समुंदर है और यहाँ पे तट है यानी जमीन है, यहाँ पे जो पेड़ उगेंगे, दलदल में जो उगेंगे, उन्हीं को हम मैंग्रोव बोलते हैं। इनका स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि किसी देश में अगर ये नुकसान होते हैं तो पूरे आसपास के फ्लोरा फौना यानी कि वन्य जीव बायोडाइवर्सिटी को बहुत गहरा ठेस पहुंचेगा। कोस्टल इरोजन को रोकता है। जैसा कि हमने आपको ये दिखाया, ये समुद्र है, ये जमीन है, तो इसमें जैसे समुद्र की लहरें आती हैं तो मिट्टी को बहा ले जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ये कोस्ट होते हैं ना, ये खत्म होते चले जाते हैं, सारी मिट्टी समुद्र में चली जाती है। तो उससे बचाता है क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में धंसी रहती हैं। तो ये पेड़ दलदल में होते हैं। दलदल में इसके बाद छाया अच्छी होती है। बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं जो कि कार्बन पृथक्करण बहुत इंपॉर्टेंट है। का सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके जो पत्तियां, तने हैं, वो इन्वायरमेंट से कार्बन को खींच के जमीन में डाल देते हैं। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को कम करता है। वाटर फिल्ट्रेशन भी करता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम ये भी हो गया इसका। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है, और सुंदरबन डेल्टा में ही दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। सुंदरबन जो डेल्टा है वो थोड़ा सा बांग्लादेश में भी जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत और बांग्लादेश दोनों में पाए जाते हैं। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने बनाया है? यहाँ पे लॉन्च मत पढ़िएगा। तो ये जगह है जापान। जापान में भूकंप बहुत आते हैं, वहां पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं और उनकी एक खास तरह की एक्सपर्टीज है और उसी के बेसिस पे उन्होंने लकड़ी का उपग्रह बनाया जो दुनिया में पहला है, और वो देश है जापान। हाल ही में जापान, साउथ कोरिया और चीन ने त्रिपक्षीय सुरक्षा सम्मेलन किया था और वो दक्षिण कोरिया के शहर थी, उसका नाम था सियोल। जापान की जो स्पेस एजेंसी उसको हम बोलते हैं जाक्सा, और इसको बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसे बोलते हैं। दोनों ने मिलकर एक खास तरह का सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम है अर्थकेस सैटेलाइट। ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बादलों को अध्ययन करें, उससे ये पता लगाएं कि बादलों की वजह से क्लाइमेट चेंज पे क्या असर पड़ता है,
एरोसोल को स्टडी करें। तो आप 2 क्वेश्चन ये जान के रखिए, जापान, साउथ कोरिया और चाइना का जो त्रिपक्षीय सुरक्षा सम्मेलन था वो सियोल शहर में हुआ है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी, दोनों ने मिलकर अर्थ केयर सैटेलाइट बनाया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, याद रखिए पशुओं के लिए है, WOH के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप डायरेक्टर जनरल शब्द समझते हैं या सुनते हैं, या DG उसको बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस डिपार्टमेंट का सबसे ऊंचा पोस्ट है। चाहे पुलिस का हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां भी DG हैं, डॉक्टर टेड्रोस हैं इस समय वहां पे। WH के जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं इमैनुएले सोब्रियान। उच्चारण में थोड़ी सी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप इसका नाम याद रखें इनका। डॉक्टर इमैनुएले सोब्रियान हैं WOH के नए डायरेक्टर जनरल। सरकार ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? ये सारे उत्तर दिए गए हैं, आप इसको याद रखें। मृत्यु ग्रेच्युटी ये होती है जब कोई नौकरी करने वाला आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो धनराशि दी जाती है उनके परिवार वालों को, उसको हम मृत्यु ग्रेच्युटी कहते हैं। और सेवानिवृत्ति तो जानते ही आप हैं, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं, लिमिट बढ़ा के 20 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन बिछी है? अगर ये पावर प्लांट है तो यहाँ से जो बिजली बनेगी वो खंभों से होके जाएगी, मुख्य स्टेशन पे जाएगी, सेंट्रल स्टेशन पे जाएगी, फिर रीजनल स्टेशन पे जाएगी, फिर पावर हाउस पे जाएगी। तो जो ये लाइनें बिछती हैं उन्हीं को हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य बना है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई, यानी, और इसको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बताया है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं डेली आपके लिए वीडियो लाऊंगा, फास्ट वीडियो लाऊंगा, ताकि सारे क्वेश्चंस आप एक झटके में कवर कर लें, ना कि आप 1 घंटे में कवर करें। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे, उसका सही उत्तर है आपको जरूर जानना चाहिए, यह है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इसके पास रॉकेट इंजन है, उसी से इसने रॉकेट को लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मिशन का नाम है सॉर्टेड। थोड़ा सा मैंने इसको अंग्रेजी वर्जन भी आपको दिया है, सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर, इसको सॉर्टेड बोलते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल स्टेज रॉकेट को लॉन्च किया है और लॉन्च पैड का नाम है ALP-01, और अग्निकुल के स्पेस इंजन का जो नाम है अग्निलेट इंजन है। 3D प्रिंटिंग से बना है और सेमी क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मैंने मतलब समझाया था पिछली वीडियो में, मैं फिर भी समझा देता हूं। क्रायोजेनिक सब सुनते आप समझ जाइए, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे स्टोर किया गया फ्यूल। इसको -180 से -280 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड कूल करके रखा जाता है। सोचिए कि 0 डिग्री में बर्फ बनती है, लेकिन ये -180 पे जाता है। और क्रायो शब्द का ही मतलब होता है फ्रस्ट या जमा होना। अग्निकुल कॉस्मोस भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका मुख्यालय जरूर याद रखें बेंगलुरु नहीं है, इसका मुख्यालय है अहमदाबाद। प्राइवेट प्लेयर्स जो है, स्पेस की जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसरो के साथ साझा करके इस प्राइवेट स्पेस सेक्टर को विकसित किया जा सके। इन स्पेस का बहुत ज्यादा रोल है भारत में प्राइवेट स्पेस को बढ़ावा देने का। स्पेस बहुत ही जटिल इंडस्ट्री है, बहुत ही जटिल क्षेत्र है। इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर भी आएंगे तब जाके हम अच्छे सोल्यूशन प्राप्त करेंगे और इससे देश का विकास होगा, देश में स्पेस का विकास होगा। लॉन्च पैड का नाम है ALP-01। एक बात और याद रखें, लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा रेंज से जो आंध्र प्रदेश में है, और इसको हम कभी कभी ये बोल देते हैं SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर शार। शार का मतलब ये होता है श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज, आंध्र प्रदेश में है। तो प्लीज इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेशनल मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? WHO का नेशनल मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? होगा ये ऑप्शन है बी, निम्हांस। निम्हांस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। बेंगलुरु में स्थित है, ये मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है और ये नेशनल इंपॉर्टेंस का हॉस्पिटल भारत सरकार ने इसको बना दिया है, क्योंकि ये अस्पताल फोकस करता है साइकियाट्री और न्यूरोलॉजी में, मतलब मनोचिकित्सा और तंत्रिका विज्ञान पे काम करता है। और इसने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जिसमें इसने 24 घंटे 7 दिन एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उस नंबर से आप बात करके जिस किसी को मेंटल हेल्थ की समस्या हो, बेझिझक जाके वहां पे सपोर्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए और जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो लोग अभी भी संकोच करते हैं, लोगों से खुल के बात नहीं कर सकते हैं।
तो अगर किसी को समस्या हो, दिए गए नंबर 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहते हैं, वहां पे सपोर्ट, काउंसलिंग या इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। तो निम्हांस को ये दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा दिया है। किस फील्ड में दिया गया है? नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन के कैटेगरी में। WHO जैसे आपको पता है इसके चीफ हैं डॉक्टर टेड्रोस, किसने अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के लिए ऑपरेशन जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया है? हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशनल स्पेस सैटेलाइट्स फॉर द US इंटेलिजेंस? नासा, ESA, जाक्सा और स्पेसएक्स। जाक्सा जापान की है, ESA यूरोप की है, नासा अमेरिका की है, स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की है। तो इसका सही उत्तर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है। जनरली सैटेलाइट्स क्या करते हैं कि ये अंतरिक्ष में जाके हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ नजर रख दुश्मन देशों पे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया? UAE, US, सिंगापुर और मॉरिशस। इसको याद रखें, करंट अफेयर्स की दृष्टि से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक क्वेश्चन ये है। SSC, बैंकिंग, RPF सब में पूछे जाते हैं। आप FDI वाले क्वेश्चन तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो FDI का इसमें सबसे ज्यादा स्रोत है वो है सिंगापुर। भारत में सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI आता है। और मैं बताता हूं आपको FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पहले तो आप जान लीजिए सिंगापुर ने टॉप किया है, अमेरिका का स्थान दूसरा है, यूनाइटेड स्टेट्स का सेकंड पोजीशन है। और मान लीजिए कोई कंट्री ए है, बिजनेस पैसा लगाता है या कोई इंसान पैसा लगाता है, तो जो पैसा इसको रकम मिलती है कंट्री को, वो उसका FDI होगा। FDI बहुत टेक्निकल चीज है, आप उसमें बारीकी से जाएंगे तो ज्यादा चीजें मिलेंगी। मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश में अगर पैसा कोई भेजता है, लगाता है, तो वहाँ के बिजनेसेस बढ़ते हैं, वहाँ के व्यापार उद्योग बढ़ते हैं, फैक्ट्रियां बढ़ते हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, मेजबान देश के विकास को बढ़ावा देता है। सिंगापुर का स्थान पहला, अमेरिका का स्थान दूसरा और सिंगापुर का स्थान 1/4 से ज्यादा है। मान लीजिए कि भारत को 100 बिलियन का FDI मिलता है तो 27 बिलियन सिंगापुर से ही आ रहा है। सोचिए सिंगापुर का बहुत योगदान है। दूसरा योगदान है अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स का। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया है? हुरून इंडिया बहुत सारे लिस्ट जारी करता है, रिच लिस्ट हो गई, मिलेनियर लिस्ट हो गई, बहुत सारी लिस्ट जारी करता है। इस बार आर्ट लिस्ट जारी किया है और इसका जो सही उत्तर है वो है अनीश कपूर। अनीश कपूर एक स्कल्पटर हैं, मूर्तियां बनाते हैं और इनका स्थान पहला रहा है। ये छठी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट है। अनीश कपूर ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं, इस समय वो ब्रिटेन में रहते हैं और उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। यह सूची सार्वजनिक नीलामी में कला की बिक्री के लिए तैयार की जाती है। मतलब जो सार्वजनिक नीलामी की गई थी उस कला की जो बिक्री के जो पैसे आए हैं उसकी रैंकिंग है ये। अपने आर्ट मार्केट की कितनी ज्यादा वैल्यू है, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो ये रैंकिंग उसमें भी फायदेमंद रहेगी। मैं रैंकिंग आपको दिखाता हूं। अनीश कपूर को 79.9 करोड़ रुपए मिले हैं, थोड़े से कम 80 करोड़ से। ये ब्रिटेन में रहते हैं इस समय, ब्रिटिश इंडियन स्कल्पचर हैं, मूर्तिकार हैं। दूसरे हमारे वडोदरा से हैं गुलाम मोहम्मद शेख, 24.1 करोड़। इसके बाद बाकी सारे नाम दिए गए हैं, अर्पिता सिंह है, रामेश्वर ब्रूटा है और कृष्ण खन्ना है। तो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 की ये लिस्ट आपके सामने है जिसमें टॉप 5 का नाम दिया गया है। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई डाउट है, फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, आपके फीडबैक का यूज करूंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको टाइमली वीडियोस आपके टाइमलाइन पे मिलती रहेंगी। मैं कम से कम मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा के दूंगा। इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, सिंपल एक्सप्लेनेशन। पढ़ाई करते रहिए। और इस लेक्चर के बाद मैं आपको सलाह देता हूं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, MCQs की प्रैक्टिस फिर से करें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें। इसी से ही करंट अफेयर्स पे जीत पाई जा सकती है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आज 2 जून है, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स में मेरे साथ जुड़ें और सीखें और आपको डिफरेंस जरूर महसूस होगा। कल मुलाकात होगी आपसे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।